अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई मुश्किल बना दी है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 164 रन स्कोर किए। आखिरी ओवर तक मैच गया और हमने देखा कि उनके जो कप्तान है हैरी ब्रूक, उन्होंने ज़बरदस्त 100 रन की इनिंग्स खेली। 200 का जो स्ट्राइक रेट था वो कंसिस्टेंटली मेंटेन किया और पाकिस्तान को हराया। हमारे साथ मौजूद है अहमद शहजाद, राशिद लतीफ़ साहब, इसके अलावा सिकू भाई। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, क्या कहा जाए कि एक एक्सेप्शनल इनिंग खेली ब्रूक ने, हम अच्छा खेले फिर भी हार गए, या हमारी खामियां थी जिसकी वजह से हमारे? मेरे ख्याल से खामियां तो अपनी जगह है, लेकिन हैरी ब्रूक ने कैप्टन इनिंग खेली, बहुत ही अच्छा खेले। जब आपकी टीम चल नहीं रही होती तो कोई एक चलता है, और वो कप्तान चला आज इनका, तो उसने अपने हाथ में पूरा गेम ले लिया। सिर्फ 51 बॉल पे उसने 100 रन बनाए, 196 का स्ट्राइक रेट। बाकी टीम ने ज़्यादा नहीं मदद की उनकी, वो अकेले ही लेके गए। और जिसमें 4 ओवर उन्होंने पूरे खेले हैं उस्मान तारिक के और बाकी स्पिनर्स के भी, फास्ट बॉलर की, पूरी टीम को वो लेके गए। और नंबर भी नंबर 5 था, ये नहीं है कि नंबर 3 नंबर 4 पे वो बैटिंग कर रहे हैं। पूरा क्रेडिट जाता है। हमारी खामियां अपनी जगह थी। अबरार की मेरे ख्याल से जितनी बात 1 महीने में हो गई है, शायद ही किसी और प्लेयर की ज़िंदगी में हुई, उन्होंने डाल के नहीं दिया। बहुत ज़रूरी था अबरार का टीम में होना, कि इतना ज़रूरी हो गया था कि उस्मान तारिक के 3 ओवर उनके लिए भारी लग रहे थे। हम उनका ओवर पीछे लेके जा रहे थे। जब अबरार अगर होते, तो अगर उस्मान तारिक ने पहली गेंद पे अगर आउट किया बेंटन को, तो उनको हटाना थोड़ी चाहिए था फिर, क्योंकि आपको पता था मेरे पास विकेट टेकिंग स्पिनर्स नहीं है, मैं पीछे लेके चला जाता हूँ उस्मान तारिक को। वहाँ अबरार होते आप इनको ना कर सकते थे, आउट कर सकते थे, प्रेशर डाल सकते थे। शायद वो गलती हुई, शायद हमारे रन भी थोड़े 180 रन होते तो गेम में फर्क था। लेकिन आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले किया है हैरी ब्रूक ने, जिस तरह से बैटिंग की है और अपनी टीम को सेमीफाइनल में ले गया है। अहमद, आप कहिएगा। ज़ाहिर आज नजर आ रहा था जो शादाब को टीम में रखने पर इसरार है, अबरार होते, स्पेशलिस्ट स्पिनर होते, तो शायद सूरत हाल कुछ अलग होती। बैटिंग में भी हमें नजर आया कि साइम अय्यूब और सलमान अली आगा दोनों बुरी तरीके से आउट हुए। बाबर आजम के पास आज मौका था, नहीं परफॉर्म कर सके। दूसरी तरफ ब्रूक के पास मौका था, उन्होंने अकेले ही टीम को जितवा दिया। कुछ गलतियां, कुछ बैड लक। हाँ जी, बकदरे बेहतर क्रिकेट खेला है पाकिस्तान, लेकिन प्लेइंग 11 जब तक आपकी ठीक नहीं होगी तो आप नहीं ठीक कर पाएंगे। ये बहुत बीटेबल साइड थी इंग्लैंड की, बहुत। आप देखेंगे किसी ने कुछ नहीं किया सिवाय हैरी ब्रूक के। हैरी ब्रूक भी नीचे जा रहे थे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, लेकिन इस मैच के लिए उनको 1 डाउन लाया गया और उन्होंने कैप्टन नॉक खेली। आप देखें 190 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। और दूसरी तरफ जब सलमान आगा बैटिंग करने के लिए आए थे, 4 बॉलों पे 12 स्कोर हो गया हुआ था, लेकिन सलमान फिर भी जाते ही रहे। ऐसे लगा कि कोई जल्दी में है, ऐसा लगा कि कोई पीछे पड़ा हुआ है उनके। आई थिंक ये बहुत बड़ा मिस था पाकिस्तान की तरफ से। साइम अय्यूब को देखें आपके, उसकी टेक्निक बिल्कुल दिन ब दिन एक्सपोज होती जा रही है। ही इज फाइंडिंग डिफरेंट वेज एवरी डे, एक नया तरीका ढूंढते हैं आउट होने का। लेकिन उसके बाद जब एक वो पार्टनरशिप लगी है, क्योंकि पाकिस्तान बड़े ऑलराउंडर से खेलता है और लंबी बैटिंग है नीचे, वो पार्टनरशिप जो थी हमारी साहिबजादा फरहान और बाबर आजम जो खेल रहे थे, वो 40 रन की पार्टनरशिप थी जो 45 बॉलों पे हुई है। वहां पाकिस्तान हमेशा ही स्लो हो जाता है, कोई पहला मैच नहीं था। हमेशा से पाकिस्तान का 6 ओवरों के बाद और 13 ओवरों के अंदर का जो टाइम पीरियड होता है, वहां पाकिस्तान हार जाता है दूसरी टीमों से। आप देखें कि उनकी विकेटें भी गिरती रही, हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर्स भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वो फ्लो नहीं टूटने दिया। और जो हम यहाँ बैठ के पहले दिन से बात कर रहे हैं शादाब खान की, आज देख लें वही डिफरेंस फिर से निकल आए। उस टाइम के ऊपर जहाँ पे प्रेशर डेवलप था, पाकिस्तान ऑन टॉप था, उस्मान तारिक ने प्रेशर डाला हुआ था वहां पे और टर्न हो रहा था, वहां पे आके शादाब ने वो जो ओवर किया है और उसकी 2 बॉलों पे 1 छिक्का 1 चौका, वो सारा एक तो कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है टीम का। मोमेंटम दोबारा से उन्होंने दे दिया इंग्लैंड की टीम को। कप्तान का उनके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हट गया। जो चीज इंडिया के अगेंस्ट की थी, उन्होंने 17 रन दिए थे, वही चीज उन्होंने दोबारा से जो है ना यहाँ पे करके मैच जो है, मेरे हिसाब से वो टर्निंग पॉइंट था मैच का, जहां पे पाकिस्तान जो है बैकफुट पे हो गया। और जो वो 20-25 रन करते हैं, अगर उनकी जगह शादाब होता और चौथे नंबर पे आपने बाबर की जगह एक बैट्समैन डाला होता, तो ये आपको इतनी ऑलराउंडर्स की जरूरत पड़ती नहीं। तो शादाब वाज अ डिफरेंस टुडे। आई थिंक अगेन जो प्लेइंग 11 सलमान अली आगा, माइक हैसन, आकिब जवेद ने मिलकर खिलाई है। दे आर बेसिकली हमें वर्ल्ड कप्स जो है ना कॉस्ट कर रही हैं, ये प्लेइंग 11 जो खिलाई जा रही हैं।
सिकू भाई, और पहले तो नाज़रीन को ये बता दें कि पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ है अभी। पाकिस्तान के लिए जो है वो मौका मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच बराबर हुआ था। इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया है। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हरा दे तो उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका को हराए और श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे तो भी पाकिस्तान के चांसेस मौजूद हैं। और अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है, न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देता है और पाकिस्तान भी श्रीलंका को हरा देता है, तो दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो बराबर होंगे और रन रेट पर फैसला होगा। तो अगर मगर की गेम है, मगर पाकिस्तान इस वक्त बहरहाल टूर्नामेंट में मौजूद है। सिकू भाई, आप क्या कहिएगा? बहुत मैच क्लोज भी हुआ, पाकिस्तान ने मुकाबला भी किया जो हम आमतौर पे कहते हैं कि वन साइडेड नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी वापस आए और अच्छा वापस आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। क्या कहें कि ब्रुक ने इनिंग्स ही ऐसी खेली कि बस मैच ले गए अकेले हमसे? नहीं, देखिए, बगैर किसी शक के उसने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और इसी तरह का इनिंग खेलनी चाहिए किसी एक बड़े प्लेयर को। जो एक बड़ा प्लेयर होता है वो अपनी इनिंग खेलता है और दिखाता है कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। अगर जब एम एस शहजाद ने जो बात की है वो आप देखें कि किसी ने टॉप पे रन ही नहीं किए। फरहान ने किए, उसके बाद साइम, आगा, बाबर की जो स्ट्राइकिंग रेट है 104 रन की है। यानी कि उसने वो एरिया यानी कह के थक गए। मुझे नहीं समझ में आता, ना माइक हैसन, ना आकिब जावेद, ना खैर उसको तो छोड़ दे, उस बेचारे को कुछ नहीं पता, आगा का काम ही नहीं है, कसूर ही नहीं है उसका। ये दो मिलकर टीम बनाते, क्यों नहीं ड्रॉप किया उसको? आपने नाफे को किस लिए रखा है टीम में? एक लड़के को लेकर गए क्या? उसको क्या करने के लिए? उसको बिठा के रखना है सारे वक्त? क्यों लेकर गए थे? आपकी सारा जो गड़बड़ हुई है वो इस जगह पे हुई है जाकर। जब ये आगा खेल रहा था, उसके बाद बाबर आकर खेला, बिल्कुल आराम से खेला। वो फरहान जो है वो स्कोर कर रहा था, मगर ये बिल्कुल ही रुक गए। सिर्फ यहाँ पे दो लड़कों ने किए, फकर ने जो 25 रन किए और शादाब ने 23, उसके अंदर जो है स्ट्राइकिंग रेट 200 का है, जिसके वजह से थोड़े रन बन गए, अदरवाइज कुछ नहीं हुआ। अब जो उस्मान तारिक की बात हो रही है, देखें अब उसको लोग समझने लगे हैं, आखिरी में उसको भी मार पड़ गई है। शादाब की बॉलिंग 3 ओवर में 31 रन फेलियर है। हम तो खैर क्या कहें, ये कुछ लोग चहीते होते हैं तो चहीते होते हैं, मगर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मगर देखें जो सबसे बड़ा फर्क है ना शाहजेब, जो मैं हर वक्त और हर दफा कहता हूं और कहता रहूंगा, वो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। आपको पता है कि जिस वक्त इंग्लैंड की जो पूरी टीम है उसने 1300 मैच खेले हुए हैं और उससे ज्यादा है, बल्कि 1300 मैच। हमारी टीम ने सिर्फ 600 खेले हुए। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, 4 रोजा क्रिकेट खेलते हैं, आप में इंप्रूवमेंट आती है। आपके सामने है, इंग्लैंड की टीम ने ये साबित कर दिया कि वो कितने अच्छे खेलते हैं, उन्होंने खेल के दिखा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमने सही करना है, अदरवाइज हम इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे। और राशिद भाई, आज बाबर आजम जब उनके पास पूरे 17 ओवर्स थे, टॉप ऑर्डर हमारा अगेन साइम अयूब आउट हो गए, सलमान अली आगा आउट हो गए, 24 गेंदों पर 25 रन बनाए। मौका नहीं था साबित करने का कि एक दफ़ा सेट हो गए तो एक्सेलरेट करते। कोहली क्या करते थे, दीगर खिलाड़ी हैं, अगर शुरू में थोड़ा स्लो भी खेला, सेट हुए, आई साइड सेट हुई बॉल के साथ, तो फिर बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया। वो आउट होने का टाइम था और साइम अयूब बार बार डिसअपॉइंटमेंट। ऐसा लग रहा था कि सबको पता था, कमेंटेटर्स को पता था कि आर्चर क्या सोच के आए हैं। हम जब देख रहे थे हमें पता था आर्चर क्या सोच कर आए हैं, और यह भी पता था कि साइम अयूब ये गलती दोबारा दोहराएंगे, और वही उन्होंने किया। हालांकि उससे पिछले ओवर में वो गलती करते करते रुके और फिर उन्होंने ऑफसाइड पे खेला, मगर फिर वही गलती की, फिर उसी तरीके से आउट हुए बाबर और साइम अयूब। जी राशिद भाई, दोनों को और मौके मिलेंगे और दोनों इसी तरह से आउट होते जाएंगे। जब तक आप सही तरीके से अपनी प्लेइंग 11 नहीं खिलाएंगे, नहीं बन सकेगा। इस प्लेइंग 11 में बाबर आजम कतई नहीं आते थे। आप थोड़ा कह सकते हैं कि साइम अयूब आ सकते थे कि बॉलिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन ये गलत रीत डाली जा रही है कि कोई ओपनर थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेगा, वो 40-50 मैच वैसे ही खेल जाएगा। आज ना बॉलिंग काम आई, ना बैटिंग काम आई। बाबर आजम का सब काफ़ी अरसे से बात हो रही है, नंबर 4 वो ड्रॉप नंबर 1 से हुए थे और नंबर 4 पे वो फिट नहीं होते। जब मोमेंटम एक चल रहा था तो स्लो, दोनों बैट्समैन स्लो हो गए। जैसे अहमद ने कहा 44 बॉल पे 45 रन बनाए। स्कोर होती है ये आपका मिडिल ओवर 7 to 15 ओवर। हमारा वैसे पूरे टूर्नामेंट में 115 का स्ट्राइक रेट है, इंग्लैंड का वहाँ पे 140 का है। यही डिफरेंस हम शायद हमने पहले भी शो में बात की थी, यही डिफरेंस आज भी रहा कि हम लोग बीच में स्लो खेले। और जाहिर सी बात है जब आपका मेन प्लेयर नंबर 4 पे खेल रहा है और वो स्ट्राइक रेट को कम 109 की स्ट्राइक रेट से, फिर आप सोच रहे हो कि जीत सकते हैं। नहीं, आपको पूरी जो कोर है, हमारी जो थिंक टैंकर है, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। आज जिस तरह से हमारी बॉलिंग खेली है, ज़रूरत थी यहाँ से बैठ के, देखो हमें शौक नहीं है अबरार को खिला देने का, हमें पता है कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे मेन बॉलर है, जैसे अभी पहले मैंने बात की थी, उस्मान तारिक को पीछे लेके जा रहे हैं कि इसका मतलब है उनको प्रॉब्लम हो रही है, हम आखिर में पकड़ेंगे। तो आपका एक और बॉलर होता तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते थे।
बात आपकी दुरुस्त है, शाहिद अयूब और बाबर आजम प्लेइंग 11 में ही नहीं आते। शाहिद अयूब और बाबर आजम अगर प्लेइंग 11 में नहीं आते तो फिर जो राशिद भाई अहमद शहजाद कह रहे हैं कि आप नाफे को एक ही मौका दिया और उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया, बाबर आजम की जगह उनकी जगह बनती है, क्योंकि आज जब फ़खर आए हैं तो फ़खर ने फिर 16 गेंदों पर 25 रन बनाए हैं। और अगर वो एक बैटिंग हमारी प्रॉपर हो जाए और एक स्पेशलिस्ट अगर हमें बॉलर मिल जाए, क्योंकि अब ज़ाहिर सोर्सेज के जरिए ये इतलात भी आ रही है कि शायद अबरार की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उन्हें नहीं खिलाया गया, ये अगर फिर प्रॉपर हो जाएगा, थोड़ा डिफेंसिव हुए हमारे जो टीम मैनेजमेंट है कि किसी तरीके से बहुत सारे ऑलराउंडर को खिलाएं, कोई शायद बॉलिंग में चल जाए, कोई शायद बैटिंग में चल जाए। लेकिन शायद अगर इंग्लैंड की टीम को देखते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही। लास्ट 3 मैचेस जो जीते हैं, श्रीलंका के खिलाफ फाइटिंग की उन्होंने, इटली के खिलाफ जीते, नेपाल, अच्छा नहीं खेल रहे वो लोग। लेकिन उनका थिंक टैंक किस तरह से सोचता है, उसको अपनी टीम को किस तरह से लेके वो चल रहे हैं। उनके दोनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं, 2 ओपनर, उनको फॉर्म नहीं, उनको नहीं मिल रहे रन। बटलर हो जाए और फिल सॉल्ट हो जाए, इनको रन नहीं मिल रहे। बाकी जिसको मौका मिलता है वो उसको लेके चलता है। आज हैरी ब्रूक को मिला, अपनी टीम को लेके चला। इससे पहले दूसरे प्लेयर लेके चले गए अपनी टीम को, मैन ऑफ द मैच बनते हैं वो लोग। हालांकि बड़ी परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं आ रही है, लेकिन वो टीम गेम को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे लोग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। जब मैच चल रहा था, हम लोग शो में ही थे, हमारा यही ख्याल था कि 180 रन तक हम करें तो फायदा होगा हमें, तो वो 180 रन कर नहीं सके। आखिर में हमें थोड़े बहुत रन जरूर मिल गए, लेकिन वो नाकाफी थे, जिसकी वजह से हमें बड़ी शिकस्त, ये बहुत बड़ी शिकस्त है हमारी। ये इतनी बड़ी टीम नहीं थी, इंग्लैंड को हम यहाँ पे हरा के आराम से नंबर 1 हो सकते थे। अगला मैच श्रीलंका से वो जीत सकते थे। अब हम, जैसे आपने बात की, श्रीलंका हराए न्यूजीलैंड को और फिर इंग्लैंड भी न्यूजीलैंड को हराए। न्यूजीलैंड तो बेस्ट टीम है, बड़ा मुश्किल है। इससे चाहे हमें हार के वापस आ जाए। भाई आमिर भी आ गए हैं, काइंडली उनसे भी क्वेश्चन थ्रो कर दें। आमिर जैसे ही मेरे साथ मुझे टीम बताती है कि उनका माइक ठीक है तो मैं उन्हें ले लूंगा। आप अहमद बताइएगा कि वैसे आखिर में लग रहा था कि 8-10 रन और होते तो मैच जीत सकते थे हम, हालांकि ब्रुक ने इतना अच्छा खेला 200 के स्ट्राइक रेट से। जी बिल्कुल, आपको यही बता रहे हैं कि आपने इम्पैक्ट प्ले डालने थे ऊपर से। आपको बता रहे हैं कि कोई टीम अब नहीं रुकती है। आप दुनिया की कोई भी टीम उठा के देख लें, जैसे ही वो सेट होते हैं, आउट भी हुए होते हैं। इवन हैरी ब्रूक को अभी भी देख लें, हमारे सिवाय वो मिस्ट्री स्पिनर के अलावा जो कि वो प्लान करके आए थे जिसको विकेट नहीं देनी, किसको उन्होंने तहम्मुल से खेला है आउट होने के बाद भी। वो प्रेशर वापस डालते हैं, वो दूसरों को गेम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव होती है, लेकिन हम पता नहीं क्या लेना चाह रहे हैं। हम क्यों बाबर आजम के साथ परसिस्ट कर रहे हैं जो उनका नंबर नहीं है। आप देख लीजिए उनके आज भी वो जो 40-45 रन है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। चलो, पाकिस्तान एक डिसेंट स्कोर पे खड़ा हो गया था 160 प्लस पे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लैंड ने आज बहुत गंदी फील्डिंग की है। इंग्लैंड ने कम से कम 15 से 17 स्कोर जो है आज अपने फील्डिंग से दिए हैं। तो पाकिस्तान ने तो वही 140-42 किया था, बाकी तो हेल्प उन्होंने कर दी थी। लेकिन फिर जब आप जब हम बार बार आपको बोलते हैं ना कि आप जब एक भी वीक लेंथ बीच में डालते हैं, राइट, तो फिर यही होता है। कुछ लोग कहेंगे कि शादाब ने 20 किया, 22 किया। भाई जब आप वहां पे ऊपर ऑर्डर में एक इंपैक्ट प्ले डाल दोगे जो इनफॉर्म होगा, जो करेगा, तो आपको नीचे से इतनी बैटिंग खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फिर भी बाबर का, फिर उसके बाद आप देखें अगर इब्रार, सारी दुनिया आज आपको यही बोलेगी कि इब्रार डिफरेंस है। सारी दुनिया आपको ये बात करेगी इब्रार डिफरेंस है। और हम यहाँ पे बैठ के फिर जो शाहजेब भाई आप ही के लोग या इसी शो में भी जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं सोल्यूशन दें। आप मुझे बताएं ना, कैसे सोल्यूशन दें, कौन से सोल्यूशन दें, कैसे उन तक अपनी बात बता दें कि जो बात जिन 2 लोगों पे या 3 लोगों पे हम बात कर रहे हैं वही टीम के वीक लिंक नजर आ रहे हैं। आज के मैच में भी आप उठा के देख लें, जो फरहान और बाबर की पार्टनरशिप थी T20 के अंदर 45 बॉलों पे 40 की पार्टनरशिप, वही हमारा डाउनफॉल था। आज के मैच के अंदर भी जब बीच के अंदर हमें विकेटें चाहिए थी, वहां पे हमारे पास शादाब थे, बरार नहीं थे, वही हमारा डाउनफॉल था। उसके अलावा तो हमें मतलब इस तरह का स्टार्ट भी पता नहीं अब कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, जो शाहीन ने स्टार्ट लेके दे दिया है, उसके बावजूद भी हम मैच नहीं जीत सके। ये ज्यादा हमारे लिए खतरे की घंटी है। और इंग्लैंड की ये साइड जो कि बिल्कुल भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही, बहुत बड़ा मौका था। आमिर मुझे बताइएगा कि आप क्या कहिएगा, जो पाकिस्तान है, ज़ाहिर मैच तो क्लोज हुआ, पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म भी किया, शाहीन शाह अफरीदी शानदार परफॉर्मेंस, पहले ओवर में अगर उन्हें विकेट मिल जाए तो उनका रिदम अलग होता है, उनका पेस भी अलग नजर आ रहा होता है, जो कि नजर आया, मगर पाकिस्तान नहीं जीत सका। ब्रुक ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खेल दिया, जो मैं अपने दीगर पैनलिस्ट से भी पूछ रहा था, या हमने भी गलतियां की? देखिए, हमने गलतियां तो की हैं, थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ, थोड़ी सी
बेहतर क्रिकेट खेले हैं आज हम, नो डाउट कि हम हार गए, थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेले हैं, लेकिन जैसे अहमद ने भी बोला, राशिद भाई ने भी बोला, हम तो डे वन से बोल रहे हैं कि इब्रार कैसे बाहर बैठ सकते हैं। वही देखे, मैंने आपके कल भी प्रोग्राम में कहा था कि आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट वीक लिंक के साथ नहीं जा सकते। एक ही उस्मान तारिक था और बड़ी टीमें प्लान करके आती हैं कि ठीक है कोशिश करेंगे, इसको विकेट नहीं देंगे, लेकिन जो दूसरे बॉलर्स हैं उन पे हमने चार्ज करना है, और आप देख लें उन्होंने वही किया। और हैरी ब्रूक, मैंने शाम को जब ट्रांसमिशन हो रही थी तब भी मैंने कहा था कि डोंट फॉरगेट, वो हमेशा हमें फेंटा लगाता है, और उसने लगाया है, क्योंकि जो तगड़ी टीमें होती हैं वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करती हैं, और आप हुए हैं। आज अगर आप देखें मिडल में इब्रार होते तो डिफरेंस पड़ सकता था। आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान ने इस विकेट पे कम स्कोर किया है, और जैसे अहमद ने बोला है कि 10-15 रन इंग्लैंड ने दिए हैं, अदरवाइज स्टिल, हालांकि विकेट में ऐसा कुछ नहीं था। इवन उनके भी जो आउट हुए, ऊपर से शाहीन ने अगर आप देखें आउट किए, तो कोई स्विंग या कुछ इस तरह नहीं हो रहा था, वो रैश शॉट्स थे, तो इट मींस कि विकेट ठीक था। हम गंदी क्रिकेट खेल रहे थे, और हमारा जो वीक लिंक था वो यही था। मैंने उस दिन भी बोला था कि जब 165 बल्कि शाम को ही मैंने बोला, जब आप डिफेंड करते हैं तो फिर आपके चारों या पांचों बॉलर को परफेक्ट परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि एक पार्टनरशिप लगती है 160 चेज हो जाता है। एक भी वीक लिंक होता है, एक का बैड डे जाता है, 160 चेज हो जाता है। एक गुड पार्टनरशिप लगी, एक अच्छा बैट्समैन खेला, और आप देख ले पाकिस्तान मैच हार गया। और आमिर ये भी बताइएगा कि बैटिंग में जो इनिशियली प्रेशर डेवलप हुआ, हमने देखा कि साइम एक बहुत बुरा शॉट खेलकर आउट हुए, वो आउट हो गए। सलमान अली आगा बहुत ही बुरा शॉट खेलकर आउट हुए। ये प्रेशर नीचे बना, और फिर बाबर आजम सेट हो गए, 24 गेंदें खेल चुके थे 4 ओवर, वो आउट हो गए। आज मौका था उनके पास। बैटिंग में भी हमने बहुत इनिशियली प्रेशर बिल्ड हो गया टीम पर। देखिए, बिल्कुल हम 180-185 कर सकते थे अगर जहां बाबर और फरहान की जो पार्टनरशिप लगी है वो 45 बॉलों पे 46 हुआ है, और बाबर ने 24 बॉलों पे 25 किया। वहां पे अलग हैरी ब्रूक को देखें, उसको हालांकि पता था कि मुझे 7.5-8 रन की एवरेज चाहिए, लेकिन उसको पता था कि उस्मान के बीच में ओवर है, जो बॉलर आता था 3 आउट भी हुए तो वो चार्ज ले रहा था। टीमें ऐसे ही प्लान करती हैं, और आपने मिडल में वैसी गेम स्लो कर दी। इवन दो जब आपको पता है कि विकेट बाद में ड्यू पड़ेगा, सेट अच्छा विकेट हो सकता है, तो आपको 170-180 करना है, वहां पे आप मोमेंटम स्लो नहीं कर सकते। और ये हम डे 1 से कहते हुए आ रहे हैं कि बाबर का ये नंबर नहीं है, नंबर 4, उसको आप खुद ही उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। और सिकू भाई, जरा शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में विकेट्स ले लिए, और जिसकी वजह से हम मैच में आ गए। अदरवाइज हम मैच अपनी बैटिंग की वजह से ही हारे हैं, या बॉलिंग की वजह से? नहीं, बैटिंग की वजह से, और दूसरी टीम सिलेक्शन। देखिए, अब सीरियसली हमें जो है ना, बाबर आजम को चाहिए सोच ले कि रिटायरमेंट के लिए T20 से वो रिटायर हो जाए। आगा की भी जगह अब T20 के अंदर नहीं बनती। उन्होंने 1-2 इनिंग्स खेल ली थी, मगर उनकी भी जगह नहीं बनती। हमारी बॉलिंग ने फिर भी पेस, उसने शाहीन ने आउट तो कर दिए, मगर दूसरे एंड से फिर मिर्जा बिल्कुल ही ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे, उनमें वो चीज ही नजर नहीं आ रही। तो वो जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो बाहर बैठा हुआ है, नसीम शाह, उसको क्यों बिठा के रखा है? नाफे को क्यों बिठा के रखा है? मेरा ये सवाल है कि मैं कह के थक गया इन लोगों को। पहले भी हमने प्रोग्राम में बोला, इब्रार को क्यों ड्रॉप किया? ये सारे फैक्टर्स हैं, मगर जो असल फैक्टर ये है कि हमारी जो बैटिंग है, जो आती है 1 डाउन से लेकर बाबर तक, ये बिल्कुल फेल है, और जिसके वजह से हम ये ज्यादा स्कोर नहीं कर सके। ये स्कोर 180 होने चाहिए थे इधर। देखिए, नॉर्मल गेमिंग है। मुझे तो सबसे ज्यादा सरप्राइज ये है कि बाबर को गुगली नहीं समझ में आती। 2-3 दफा तो गुगली को वो कट मारने चले गए। हम हैरान थे कि एक इतना बड़ा खिलाड़ी, उसको गुगली नहीं समझ में आती। तो खैर, एनीवे, हमारी जो बैटिंग थी वो बिल्कुल मजेदार नहीं थी। टॉप की बैटिंग, थोड़े बहुत नीचे रन हो गए। बॉलिंग के अंदर सारे स्पिनर फेल हो गए, किसी ने भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। आउट तो कर दिए, मगर उसको रन पड़ गए। आपके राज भाई, यानी कि हमारे पास बेंच पर भी लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिनको खिलाया जाना चाहिए अभी, क्योंकि पाकिस्तान बाहर हुआ नहीं है। नाफे को रखना चाहिए, नसीम शाह को भी चांस नहीं मिल रहा। आपके ख्याल में उनकी भी कहीं ना कहीं जगह बनती है? आज फहीम को बाहर किया, शादाब को फिर भी रखा। नसीम शाह की जगह बनती है। यहाँ पे अच्छा तेज बॉलर चाहिए था इस पिच पे, और सिक्कू भाई से बात एग्री करता हूँ कि 2 प्लेयर की यहाँ पे जगह नहीं बनती थी। बाबर आजम तो एक थे, और कप्तान की नहीं बनती, टीम के प्लेइंग 11 में नहीं बनती थी। एनीवे, हम लोग जो स्कोर था, मैं ये समझता हूँ 160 प्लस, ये उस वक्त विनिंग था जब 3 आउट आपने ऊपर कर दिए थे। हम तो मशहूर ही इस टूर्नामेंट में अपनी स्पिन बॉलिंग अटैक की वजह से थे। तो अगर हम 170 या 165 डिफेंड नहीं कर सकते तो हम क्या 200 करेंगे? नहीं, 145 इंग्लैंड ने करके दिखाया, डिफेंड करके दिखाया। इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। 2 मैचेस खराब खेले उन्होंने, नेपाल के खिलाफ और इटली के खिलाफ।
तीसरे मैच में उन्होंने बताया कि किस तरह से T20 खेला जाता है। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके T20 खेलते बहुत आइडिया है उनको। एक प्लेयर भी कैसे जिता देता है वो हमें सीखना चाहिए, और आज हमने भी सीखा कि किस तरह से एक प्लेयर पूरे मैच को लेके जाता है। यहाँ पे जो स्पिन ट्रैक था, एक तरह से बॉलिंग थी, हमें जो लैग करती है, हमें हेड कोच लैग करता है अच्छा स्ट्रॉन्ग, जिसने अच्छी क्रिकेट T20 की खेली हो, और दूसरा अच्छा कैप्टन लैग करता है इसके अंदर। इन दोनों को मिलाया जाए तो इंग्लैंड की टीम पे हम चले जाते हैं। उनकी हालांकि आज फील्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी, शादाब का आते ही साथ एक्स्ट्रा कवर पे कैच उठा, वो बाउंड्री भी हुई है, उसके बाद उनके 12 रन एडिड हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें प्लेयर के साथ साथ सोचना चाहिए कि हमारा फ्यूचर में जो भी हेड कोच हो, कैप्टन हो, वो ऐसा हो जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट को समझता हो। अहमद, आप कहिएगा, जाहिर नसीम शाह भी बेंच पर मौजूद हैं, दीगर खिलाड़ियों की भी हम सब ने बात की है। अब जबकि पाकिस्तान अगर मगर की गेम में है कि न्यूजीलैंड को एक मैच हारना है, इंग्लैंड उनसे जीते, तो बेहतर है कि टीम जिद छोड़े, टीम मैनेजमेंट, और खिला ले उन खिलाड़ियों को जिनको बिठाया हुआ है। बाबर आजम के ऊपर जिद छोड़ें, शादाब के ऊपर जिद छोड़ें? नहीं, कर लें अपनी अभी भी। अब तो कर लें, जो दिल करता है कर लें। अब तो अगर मगर पे बात आ गई है तो अब हमारी सुन के आपने क्या करना है? तो अब जो भी उनका दिल कर रहा है ना, जो उनकी टीम है, जो लेके गए हैं, जो खिलाना चाहते हैं, जो खिलाई है, जो समझ आ रही है, अब वो ही करें। अब हमारी सुनने का कोई फायदा है नहीं। तो अब आप जो भी खिलाएंगे, हमारा काम सिर्फ ये है कि आपको बैक कर सकते हैं, करेंगे, और उसके बाद जहाँ पे हमें लगेगा कि चीज़ें गलत हो रही हैं उसकी निशानदेही करेंगे। लेकिन अब आप अबरार को भी खिला देंगे, अब आप उसको भी खिला देंगे, फिर जब अब बात ही अगर मगर पे, तो हर दफा की ये स्टोरी हो गई है कि हम अपने आप को खुद ही ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं, उसके बाद फिर दुआएं मांगने लग जाते हैं, उसके बाद हमें रमजान याद आ जाता है, और उसके बाद हम कहते हैं हमारा 12th मैन कर दे, और फिर हंसी मजाक चल रही होती है। ये इतने इंपॉर्टेंट गेम थी आज इंग्लैंड की कि अगर सिर्फ आपकी एक अच्छी प्लेइंग 11 खेल रही होती तो आप ये मैच ले गए थे। सिर्फ आपने जो है ना चौथे नंबर का प्लेयर चेंज करना था, आपकी वहां पार्टनरशिप जो होती वो इंपैक्टफुल होती। आपको कल भी बोला है, पैसे भी बोल रहा हूं कि 20 करे, 25 करे, 30 करे, नाफे जब खेलेगा इंपैक्टफुल इनिंग खेलेगा। आपको बोल रहे हैं कि इब्रार आपका मैच विनर है, बीच के अंदर तारिक और इब्रार का कॉम्बो जो है वो जो है ना अनलीश करना पड़ेगा, लेकिन शादाब के हट ही नहीं रहे हैं, शादाब से हट ही नहीं रहे हैं। माइक हैसन का पता नहीं कौन सा लव अफेयर है उनके साथ कि वो शादाब की जान छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। आज भी जहां शादाब ने परफॉर्मेंस करनी थी, आप देखें कि जिस तरह इंडिया के मैच में सितारा खाया, आज भी वो स्कोर खुलवा दिए। और मजे की बात यह कि सलमान उनको फिर कहीं दूर भेज देता है, हमें कहीं आसपास नजर भी नहीं आते। जब वो ऐसा ओवर कर देते हैं ना, फिर कहीं दूर ग्राउंड में चले जाते हैं। उससे पहले हर जगह उनकी कोशिश होती नजर आ रहे हो। अल्लाह जाने ये चीजें कब ठीक होंगी, लेकिन अब हैसन को और सलमान को और आकिब को चाहिए जो वो चाह रहे हैं अब वो कर लें पूरा। आमिर, आप बताइएगा, क्योंकि जब मैं सुन रहा था आपने जब ब्रुक के हवाले से कहा था, जाहिर ये बात टीम मैनेजमेंट को भी पता होगी ना कि ब्रुक हमारे खिलाफ अच्छा खेलते हैं, उनके खिलाफ कोई होमवर्क किया जाए, बेंच स्ट्रेंथ को सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, प्लेइंग 11 अच्छी तरीके से बना लें। मसला इस वक्त जो 11 लड़के खेल रहे हैं उनका अच्छा ना खेलना है, या जो लड़के मौजूद हैं उनको प्रॉपरली टीम में ना उतारना है? देखिए, प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग भी है, कॉम्बिनेशन डे 1 से कह रहे हैं। देखिए, अब जो बंदे इब्रार को नहीं खिला रहे उनकी प्लानिंग क्या हो सकती है? अब माइंडसेट देख लेना कि आप, मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ, आधा तीतर आधा बिटेर बड़े टूर्नामेंट्स में बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं चल सकता। वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करते हैं और करते रहेंगे। आप ये सीरीज जीत सकते हैं आधा बैट्समैन आधा बॉलर, टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। आप ये किसी से भी जाके पूछ लें, एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री है टूर्नामेंट्स की। इस तरह नहीं होता, क्योंकि अब टीमें प्लान करके आती हैं। आप देख लें, हमारा उस्मान के अलावा मतलब मिडल ओवर्स में कोई ऐसा बॉलर लगा कि ये विकेट लेगा, आप उठा के देख लेना। तो यहाँ पे तो प्लानिंग आपको नजर आ रही है कि लैक ऑफ प्लानिंग है, कि अगर आपके 7 से 15 तक मिस्ट्री स्पिनर लगे हुए इब्रार और उस्मान, तो पूरी गेम बदल सकती है। और पूरी दुनिया ये कह रही है कि 2 बेस्ट स्पिनर्स हैं और हम उनका कॉम्बिनेशन खिला ही रहे। इब्रार पहले इंडिया वाले मैच के बाद बाहर बैठा हुआ। तो जब आप प्लानिंग, मुझे लगता है कि प्लानिंग, क्योंकि राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया जा रहा डे 1 से। अभी तक जितने हम 5 मैच खेले हैं, एक भी राइट कॉम्बिनेशन नहीं खेला। बहुत शुक्रिया नाज़िम तज़िया। आपने उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अभी भी अगर मगर की गेम से निकले और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे, टीम मैनेजमेंट सही फैसले करे। आम डेवलपमेंट्स है कुछ आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। कल रात तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बार फिर आंख के इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। इससे पहले 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात इमरान खान को पिम्स अस्पताल ले जाया गया और वहां उन्हें इंजेक्शन लगाया गया था। फिर कल रात बहनों और पार्टी रहनुमाओं को बताए बगैर एक बार फिर इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया।
पिम्स अस्पताल के इलामे के मुताबिक 74 साल इमरान खान को आंखों के इलाज के फॉलोअप और इंजेक्शन की दूसरी डोज के लिए 24 फरवरी 2026 को पिम्स लाया गया। प्रोसीजर से पहले माहिरीन के बोर्ड ने उनका मुआयना किया और इमरान खान को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद ऑपरेशन थिएटर में मयारी मॉनिटरिंग, एहतियाती इकदाम और प्रोटोकॉल के तहत डे केयर सर्जरी के तौर पर इमरान खान को इंजेक्शन लगा दिया गया। आज फिर इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं होने दी गई, ताहम बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बुशरा बीबी की फैमिली ने अलीमा खान से मुलाकात की और अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इमरान खान ने बताया है कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान ने कहा है कि उनके ज़ाती डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जाए, ताहम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो इमरान खान को अस्पताल में देखना चाहते हैं। इमरान खान कह रहे थे मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। अब हमें से ज़्यादा डिटेल नहीं पता है कि सिर्फ इस सिवाय इसके कि उनको नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर को मेरे तक एक्सेस दी जाए, पिटिशन डाली जाए ताकि मेरे डॉक्टर मेरे तक उनको रसाई दी जाए। लेकिन अब हमने ये कहा है कि अगली दफ़ा अगर आप जाएं तो उनको प्लीज़ बता देना कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें देखना नहीं है इमरान खान को जेल में, हमें उनको अस्पताल में देखना है। उससे पहले वो कहता है कि आप अपने सारे मुकम्मल टेस्ट करेंगे, उसके बाद ताकि हमें पता चले कि ये आपकी जो कंडीशन है ये हुई क्यों है। और ये सिर्फ आंख को देखने से नहीं होगा। हमारे डॉक्टर्स ने कहा ये अर्जेंट है। एक आधे घंटे में जो हमें रात को पता चल रहा है, टीका लगाया, गाड़ी में डाला, वापस जेल के अंदर। तो इमरान खान की मॉनिटरिंग तो नहीं हो रही। हमारी डिमांड है कि पूरा मुकम्मल उनका मुआयना किया जाए। इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट काम करेंगे और फैमिली की मौजूदगी में। और ये डिमांड बढ़ती जाएगी, ये ख़त्म नहीं होगी जब तक इमरान खान अस्पताल तक नहीं पहुंचते। और हमें तसल्ली नहीं होती, जब तक हमें तसल्ली नहीं होती फैमिली को, हम किसी की बात पे नहीं यकीन करेंगे। मुलाकात के बाद बुशरा बीबी की बहन मरिया भट्टू ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मेरी भाभी और बुशरा बीबी की बेटी के अहले खाना ने आज बुशरा बीबी से मुलाकात की। खान साहब को गुज़िश्ता रात ही दूसरा इंजेक्शन लगा है, इसलिए ये तयन करना बहुत जल्दबाजी होगा कि इसका कोई असर होगा या नहीं। उनकी आंख अब भी सूजी हुई है, उनकी हालत गुज़िश्ता हफ्ते से तब्दील नहीं हुई। खान साहब ने एक बार फिर जोर दिया कि उनकी बहनें बुकला के साथ मिलकर ज़ाती डॉक्टर से उनके मुआयने के लिए फौरी इजाज़त हासिल करने की दरख्वास्तें दायर करें। तहरीक इंसाफ खदशात का इजहार कर रही है कि हुकूमत कुछ छुपा रही है और सवाल उठा रही है कि क्यों अहले खाना और ज़ाती मौलिज की मौजूदगी के बगैर इमरान खान का इलाज करवाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने एक्स पोस्ट में लिखा कि आज रात 2 बजे मुझे एक मैसेज के ज़रिए इतना बताया गया कि खान साहब पिम्स अस्पताल इंजेक्शन लगाने के लिए लाए गए थे। मुझे पेशगी इतला नहीं थी। हमारा मुतालबा आज भी वही है कि खान साहब का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज हो। बैरिस्टर गौहर खान ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे मैसेज के ज़रिए इतला दी गई कि प्रोसीजर मुकम्मल हो गया है और इमरान खान को वापस भेज दिया गया है। मामूली सी बात थी जो रात को ख़त्म हो सकती थी। तो हमारी डॉक्टर से बात नहीं हुई, मुझे सिर्फ मैसेज के जरिए से इतला दी गई थी कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और टाइम लग कर के खान साहब को वापस भेज दिया गया है। लेकिन लास्ट टाइम की जो टेस्ट थे वो हमारे साथ जरूर डिस्कस हुए। मकबूल लीडर को आप कब तक इस तरह रखोगे? आप इसकी बुनियादी चीज़ों को ख़त्म करोगे। ये नहीं होना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता अगर आप ये एक हॉस्पिटल नहीं ये हॉस्पिटल, मिस्टर ए नहीं मिस्टर बी, डॉक्टर ए नहीं डॉक्टर जी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? डॉक्टर इलाज जब करते हैं तो तब तक करते हैं जब तक पेशेंट खुद न कह दे कि हाँ मुझे ये कबूल है। तो अगर फैमिली नहीं सेटिस्फाई तो आप कब तक इस तरह लगाओगे? इस मुल्क को इस जान में क्या लगाएंगे? मामूली सी बात थी, रात को ख़त्म हो सकता था। बड़ी अनफॉर्चुनेटली जो कुछ मसाइल है इस वक्त ये ईगो की वजह से। मेरी बात चलेगी, तेरी बात चलेगी, मैं समझता हूँ सियासत में एक मिडल ग्राउंड भी चलता है। साथ ही आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत चुपके से दूसरी दफ़ा इमरान खान को अस्पताल लेकर आ रही है। इसका मतलब है आँख का मसला सीरियस है। हम शिफा इंटरनेशनल में ज़ाती मौलिजीन की मौजूदगी में मुतमईन होंगे। दूसरी दफा है और हुकूमत चुपके से उनको दूसरी दफा अस्पताल लेकर आ रही है, तो इसका मतलब है उनकी आंख का मसला सीरियस है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हम मुतमईन होंगे उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में। इमरान खान के तिब्बी मुआयने और उनके केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कराने के लिए तहरीक इंसाफ ने आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और अली मोहम्मद खान की सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने उनसे कहा कि हमारी मुलाकातें भी कराएं और डॉक्टर्स को रसाई भी दें। साथ ही आज एक बार फिर सेनेट में इमरान खान की सेहत और पिम्स अस्पताल में इलाज के हवाले से बहस हुई है।
सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप हुकूमत हैं, आप डॉक्टर साहब से मिला नहीं सकते। इमरान खान की सेहत हमारे लिए अहम मसला है। कुछ सेनेटर्स का वफ्द बना दें और वो अस्पताल को भी देख लें और इमरान खान को भी देख लेंगे। जिसको आपने जेल में रखा हुआ है वो कोई मामला करके बाहर नहीं आना चाहता। ये दिन बदलते रहते हैं, देखता हूँ तो परेशान होता हूँ। आप भी एक जगह रुके हुए हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कल रात होने वाले प्रोसीजर की तफसीलात बताते हुए कहा कि कल इमरान खान को शेड्यूल के मुताबिक उनकी मर्जी के साथ पेम्स अस्पताल ले जाया गया। 4 माहिर डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया। जेल मैनुअल में नहीं लिखा कि कैदी की मंशा के मुताबिक इलाज होना चाहिए। रात का तयन सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से किया जाता है। जब ट्रैफिक का बोझ कम हो तो अस्पताल लाया जाता है। आज़म नज़ीर तारड़ ने मजीद कहा कि अल-शिफा अस्पताल से डॉक्टर नदीम और प्रोफेसर आरिफ पिम्स से हैं। डॉक्टर्स की मुशावरत के बाद इमरान खान को दूसरी डोज दी गई है। हम इमरान खान की सेहत के लिए दुआगो हैं। इमरान खान को प्रोफेसर ऑफ जनरल हेल्थ ने भी चेक किया, कोई हैजान वाली बात नहीं। इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक बयान पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मशवरे पर दे रहा हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट बाइख्तियार है, एग्जीक्यूटिव भी बाइख्तियार है। इमरान खान बदकिस्मती से सजा याफ्ता हैं, उन्हें निकालने का इख्तियार सिर्फ अदालतों के पास है। ये नहीं हो सकता कि वो साबिक वज़ीर आज़म हैं तो उनका केस सबको पीछे करके सुना जाए। साथ ही तहरीक इंसाफ एक बार फिर अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इमरान खान की रिहाई के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया, जिस पर पार्टी क़यादत और सीनियर रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान खान रिहाई फोर्स के सवाल के जवाब में कहा कि ज़रूर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहरीक इंसाफ कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगी। खान रिहाई फोर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गोहर जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है उनको, और वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमारे पास हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ज़रूर हमारे कुछ रिजर्वेशंस है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमें ख़त्म करना है। हमने उनको प्रोन्स एंड कॉन्स ज़रूर देखे हैं। तो जो वज़ीर आला साहब कर रहे हैं सूबे में, वो हमें ब्रीफ में भी लेते हैं, लूप में लेते हैं, इनिशियल स्टेजेस आगे देखेंगे जो भी होगा। लेकिन एक यकीन आपको दिला दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी स्टेज पर, किसी भी सूबे में, किसी भी तरह में, किसी भी पर्पज़ के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो इलीगल हो, जो गैर कानूनी हो, जिससे मुल्क, कौम और जमहूरियत का नुकसान हो। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कल रात एक बार फिर इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने और तैयारी के बाद भरपूर लड़ाई का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम फोर्स बनाएंगे भी और इसके जरिए इमरान खान को रिहा भी करवाएंगे और हमारी असल लड़ाई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से है। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह मैंने कहा कि हमने इमरान खान रिहाई फोर्स, अमन फोर्स का ऐलान किया है, हम पुरअमन जदोजहद करेंगे। हम अपने अमन फोर्स को जो इमरान खान की रिहाई के लिए हम बनाने जा रहे हैं, बनाएंगे भी और इसके जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे। हमारी असली लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है। तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान रिहाई फोर्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। जबकि आज एक बार फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान रिहाई फोर्स पर काम शुरू हो चुका है। सियासी कमेटी में 2 दफ़ा रिहाई फोर्स पर बात हुई है, एक बार मज़ीद बात होगी, जिसके बाद उम्मीद है कि मस्बत नताइज सामने आएंगे। विद इन पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि इस पर इख्तलाफ पाए जा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐलान नहीं करना चाहिए था। इख्तिलाफ राय हर जगह होती है और उस पर डिस्कशन होती है। हमारी जमहूरी पार्टी है, बादशाह तो है नहीं कि जो है एक बंदा फैसला करे और वो मुसल्लत हो। तो पॉलिटिकल कमेटी में 2 दफ़ा इस पर डिस्कशन हुई, एक दफ़ा और भी होगी और मुझे यकीन है कि डिस्कशन के बाद इसके बाद बताया जाएगा। और ये रिहाई फोर्स कब तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा? ये कितने फेजेस में बाकायदा तौर पर ये काम शुरू कर देंगे? काम शुरू है और जल्द आपको जो है वक्त के साथ साथ आपको बताएं। इसके अलावा द न्यूज़ कैरियर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान ने 2 टोक अंदाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को खबरदार किया कि किसी भी ऐसे ग्रुप का क़याम जिसे फोर्स कहा जाए, खुसूसन अगर उसके अराकीन से किसी सियासी मकसद के लिए हल्फ लिया जाए, तो इसे गैर आइनी और गैर कानूनी तस्वुर किया जा सकता है और मुमकिन है कि ये इकदाम अस्करियत पसंदी के दायरे में भी शुमार हो। खबर के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान ने अपोजिशन रहनुमाओं महमूद खान चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से भी रब्ता किया ताकि PTI और अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर इस इकदाम के खिलाफ सियासी हम आहंगी पैदा की जा सके। सियासी हलकों में इस तजवीज़ को संजीदगी से लिया जा रहा है। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने 22 फरवरी को मुजव्विज़ा फोर्स के अराकीन से हल्फ लेने का इरादा किया था, ताहम अंदरूनी एतराज़ात के बाद आखिरी लम्हे में इसे मौखर कर दिया गया। इतलात है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रमज़ान के बाद हल्फ बर्दारी का इरादा रखते हैं। PTI के सीनियर रहनुमा निजी सतह पर तस्लीम करते हैं कि इस मंसूबे ने मरकज़ी क़यादत में तशवीश पैदा कर दी है, क्योंकि किसी नीम तंजीमी फोर्स की तश्कील पार्टी को कानूनी कार्रवाई और मुहाज़राई को फ़रोग़ देने के इल्ज़ामात की ज़द में ला सकती है। ये मामला हालिया सियासी कमेटी के इजलास में भी नुमाया तौर पर ज़ेर बहस आया।
जहां शुरा को इस मौजू पर अवामी सतह पर तबसरा न करने की हिदायत दी गई, जिससे जाहिर होता है कि क़यादत इस मुमकिन तौर पर नुकसानदेह अंदरूनी तनाज़े को महदूद रखने की कोशिश कर रही है। यह वाक़या PTI के अंदर हिकमत अमली के हवाले से बढ़ते इख्तलाफात की निशानदही करता है एक ऐसे मौके पर कि जब पार्टी एक पेचीदा सियासी माहौल का सामना कर रही है। इस वक्त बाज़ रहनुमा जारहाना अंदाज से मुतहर्रिक होने के हामी हैं, जबकि दीगर रहनुमा मोहतात और कानूनी तौर पर काबिल दिफा रास्ता इख्तियार करने पर जोर देते हैं। साथ ही आज एक बार फिर मुलाकात का दिन होने के बावजूद वकला और बहनों की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई और आज एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी और एक खातून धागल नाके पर ज़ेर तामीर सूरज लाइन क्रॉस करते हुए गिर गई। गिरने वाली दूसरी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ज़ेर इलाज हैं। नौरीन नियाजी ने इस वाक़े के बाद खैरियत के सवाल के जवाब में अपना मौक़िफ़ दिया। उससे पता है वो लकड़ी कच्ची थी ना, लकड़ी पे आपकी बचत हो गई है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें। जुमेरात को ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा जेनेवा में मुतवक्के हैं और इन मुज़ाकरात के हवाले से तवक्को की जा रही है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक एक तफसीली प्रपोजल पेश करेगा। ताहम अगर मुआहदा ना हुआ तो अमेरिका की तरफ से ईरान पर मुमकिन कार्रवाई का खतरा अब भी मौजूद है और अमेरिका की फौजी तैयारियां भी जारी हैं। मगर इसी दौरान खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ईरान के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई के हक में नहीं है और उन्होंने हमलों के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया को खबरदार भी कर दिया है। और दूसरी जानिब ईरान के अंदर एक बार फिर मुजाहिरे शुरू हो गए हैं और बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक जनवरी में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के तकरीबन 45 दिन बाद ईरान की कई यूनिवर्सिटियों के तलबा दोबारा सड़कों पर निकल आए हैं। एहतजाज का यह हालिया सिलसिला हफ्ते के रोज ईरान में यूनिवर्सिटियों के दोबारा खुलने के बाद शुरू हुआ और पीर को तीसरे दिन भी जारी रहा। मुजाहिरों का आगाज तेहरान की एक यूनिवर्सिटी से हुआ, जहां तलबा ने कैंपस में जमा होकर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। BBC के मुताबिक ये दिसंबर और जनवरी में होने वाले बड़े एहतजाज के बाद बड़े पैमाने पर होने वाले पहले मुजाहिरे हैं और अब यह एहतजाज दारुल हुकूमत तेहरान से शुमाल मशरिकी शहर मशहद की यूनिवर्सिटियों तक फैल चुका है। इन मुजाहिरों की वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं जिनमें तलबा को हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते देखा जा सकता है और कुछ वीडियोज़ में मुजाहिरीन और हुकूमत की हामी बसीज फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी देखी जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में ईरान भर में महंगाई और करेंसी की गिरती हुई कदर के खिलाफ बड़े मुजाहिरे हुए थे और जनवरी के आगाज़ में इन मुजाहिरों में शिद्दत आने के बाद ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया था। ताहम ईरानी हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है और उनका कहना है कि कुछ अफराद ने पुरअमन मुजाहिरों के दौरान अमेरिका और इसराइल की सरपरस्ती में पुरतशद्दुद इक़दाम किए जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आम बात यह है कि सदर ट्रंप ने इस दौरान ईरान को मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन की सूरत में मुसलसल फौजी कार्रवाई की धमकियां दी थीं और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज भी ईरान की तरफ रवाना कर दिया था। मगर फिर सदर ट्रंप ने अपनी इस फौजी ताकत को इस्तेमाल करते हुए ईरान पर जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक मुआहदा करने के लिए जोर डालना शुरू कर दिया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात का आगाज हो गया था और अब फिर जुमेरात को जेनेवा में मुज़ाकरात का एक दौर मुतवक्के है। ऐसे में अमरीकी सदर ट्रंप हर हाल में ईरान के साथ एक मुआहदा करने का मुतालबा कर रहे हैं और मुआहदा ना होने की सूरत में ईरान के अंदर कार्रवाई की धमकियां भी दे रहे हैं और इस सिलसिले में खित्ते में अमेरिका की फौजी सरगर्मियां भी उरूज पर पहुंच चुकी हैं। ताहम अब यह खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई के हक में नहीं है और उन्होंने ट्रंप इंतजामिया को हमलों के हवाले से खबरदार कर दिया है। इस अखबार वाशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की अंदरूनी बातचीत से वाकिफ अफराद ने बताया है कि जब ट्रंप इंतजामिया ईरान पर हमले पर गौर कर रही है तो अमरीकी वजारत दिफा यानी पेंटागन के आला तरीन जनरल ने सदर ट्रंप और दीगर हुक्काम को खबरदार कर दिया है कि अहम हथियारों की कमी और इत्तेहादियों की हिमायत ना होने की वजह से इस कार्रवाई से अमरीकी फौजियों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने गुज़िश्ता हफ्ते व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप और उनके आला मुशीरों के साथ एक मीटिंग में इस हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ किसी भी बड़ी कार्रवाई की सूरत में अमेरिका को मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि इसराइल के दिफा और यूक्रेन की हिमायत की वजह से अमेरिका के हथियारों का जखीरा काफ़ी हद तक कम हो चुका है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि एक शख्स के मुताबिक इससे पहले इस माह होने वाली पेंटागन की मीटिंग्स में जनरल डैन केन ने ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के दायरा कार, उसकी फितरी पेचीदगी और अमरीकी जानी नुकसान के इम्कान पर भी तशवीश का इजहार किया था। उस शख्स के मुताबिक जनरल डैन केन ने कहा कि इत्तेहादियों की हिमायत ना होने की वजह से कोई भी कार्रवाई मजीद मुश्किल हो जाएगी। इस हवाले से जनरल डैन केन के दफ्तर ने अपने एक बयान में कहा है कि सदर के आला फौजी मुशीर के तौर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुख्तलिफ फौजी ऑप्शंस फराहम करते हैं, साथ ही वो इन ऑप्शंस के दीगर पहलुओं और उनसे जुड़े असरात और ख़तरात को भी वाज़ेह करते हैं ताकि सिविलियन क़यादत अमरीका की सिक्योरिटी से मुताल्लिक फ़ैसले कर सके। और जनरल डैन केन ये ऑप्शंस खुफिया तौर पर फराहम करते हैं।
व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना केली के मुताबिक ट्रंप किसी भी मामले पर मुख्तलिफ आरा सुनते हैं, जिनकी बुनियाद पर वो अमेरिका की कौमी सलामती के लिए सबसे बेहतर फैसला करते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने जनरल डैन केन को सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम का एक बासलाहियत और इंतहाई काबिल कदर रुकन करार दिया। एक जरिए के मुताबिक गुज़िश्ता मंगल यानी 17 फरवरी को व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग में नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो, CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वजीर दिफा पीट हेगसेट और सदर ट्रंप के मुशीर स्टीफन मिलर शरीक थे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि जनरल डैन केन के ख्यालात को ट्रंप इंतजामिया में बहुत मोतबर समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में 2 बड़ी कार्रवाइयों की कामयाब निगरानी की थी, जिनमें से एक गुज़िश्ता साल जून में ईरान के जौहरी तंसीबात पर बमबारी थी, जबकि दूसरी इस साल जनवरी में वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करने के लिए होने वाली कार्रवाई थी। जनरल डैन केन की बातचीत से वाकिफ एक शख्स के मुताबिक वो सदर ट्रंप के हर फैसले की हिमायत करेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछली कार्रवाइयों में किया, और वो ये नहीं चाहते कि ऐसा लगे कि वो किसी भी ऑप्शन को मुस्तरद कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने भी जनरल डैन केन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिपोर्ट किया था और लिखा था कि ज़राए का कहना है कि जनरल डैन केन ने सदर ट्रंप और आला अमरीकी हुकाम को मशवरा दिया है कि ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम में बड़े खतरात हो सकते हैं। ख़ास तौर पर इस बात का इम्कान है कि अमरीका एक तवील जंग में फंस सकता है। ये खबरें सामने आने के बाद ट्रंप ने उन्हें 100% गलत करार देते हुए फेक न्यूज़ करार दे दिया है। इस हवाले से सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा कि फेक न्यूज़ मीडिया की तरफ से बहुत सी कहानियाँ फैलाई जा रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि जनरल डैन केन ईरान के खिलाफ जंग के मुखालिफ हैं। इन खबरों में इतनी बड़ी बात को किसी से मंसूब भी नहीं किया गया और ये खबरें 100% गलत हैं। जनरल केन हम सब की तरह जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का फैसला किया जाता है तो उनकी राय है कि ये आसानी से जीती जा सकती है। वो ईरान को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के इंचार्ज थे, जो ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला था। जनरल केन ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना करने या महदूद हमलों के बारे में कुछ नहीं कहा, जैसा कि मैं खबरों में पढ़ रहा हूँ। वो सिर्फ एक बात जानते हैं कि कैसे जीतना है, और अगर उन्हें हुक्म दिया गया तो वो इसकी क़यादत करेंगे। ईरान के साथ मुमकिन जंग के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वो गलत और जानबूझकर लिखा गया है। फैसला मैं करता हूँ। मैं मुआहिदा करना जंग से बेहतर समझता हूँ, लेकिन अगर मुआहिदा ना हुआ तो ईरान और उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा, और ऐसा कुछ उनके साथ नहीं होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।